ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग एटम में इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में पढ़े थे, है ना। जैसा कि मैंने कहा था, ये चैप्टर हम लोग पूरा ऐसा लोरा से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। और सर दे दो यार, दे दो यार। विकास सर नहीं है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ा ना, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मेरा प्रोबेबिलिटी का। नाइन्थ में थोड़ा सा तो एक्सपेरिमेंट था उसमें, केमिस्ट्री में एटम का चैप्टर था, उसमें वो गोल्ड फॉइल से कुछ करते हैं ना। हाँ, रदरफोर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ा दिया ना मैंने तो। इंडिपेंडेंट इवेंट और चैतन्य बैठो 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 बैठो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो ही टॉपिक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस इतना ही। दो एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ठीक मारे यार एक्सरसाइज के, है ना। कुछ नहीं, बोर्ड वाले तो ठीक है, बस बोर्ड और एनसीईआरटी दो ही चीज़ को टारगेट करना है। बोर्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो तेने लास्ट क्लास में एटम में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा था, है ना। ऐसा लग रहा, ओपन कर लीजिए टॉपिक नंबर 12.4। तो हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा से ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने इम्पैक्ट पैरामीटर का, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर कॉट θ/2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है। और इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, क्या जाना था इसके बारे में। इज डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector of alpha particle from the center of nucleus when it is far away from the atom, है ना। ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये सेंटर, ये डिफ्लेक्शन लाइन हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये एंगल होता है थीटा। फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक बिकॉज ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ करेक्टर and the alpha particle passes almost undeflected. For a small impact parameter, the repulsive force is large and so the alpha particle is scattered through the large angle. 3 पॉइंट है ना इसमें। फॉर हेड ऑन कोलिजन, मतलब जब टकरा कर जाएगा तो B जीरो हो जाएगा। तो ये B जीरो का वो कंडीशन याद रखना है कि जब पार्टिकल ऐसे जाकर टक्कर खाकर वापस आएगा तो उस केस में आपका B क्या होगा, जीरो होगा, ये वाले केस में।
क्योंकि इस केस में थीटा 0 डिग्री या थीटा 180 डिग्री होगा। तो थर्ड पॉइंट है हेड ऑन कोलिजन का। फॉर अ हेड ऑन कोलिजन, इस समय चल रहा है फीवर का माहौल है ना, आर्या को फीवर आ गया परसों 3 दिन से मेरे को चल रहा है, दवा खा रहा हूँ मैं सुबह से ही, रात को आ जाता है, अलग ही चल रहा है। ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता कौन सा फीवर है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं को सोच रहा हूँ चेक करा लूँ। मुझको डर डेंगू का है, पर डेंगू होगा तो हमेशा बना रहेगा। डेंगू फीवर ऐसे उतरता चढ़ता नहीं है, जो मेरे को उतर चढ़ रहा है। अभी शाम तक चढ़ जाएगा, देखो 7-8 बजे तक। फॉर हेड ऑन कोलिजन व्हेन द अल्फा पार्टिकल जस्ट एम एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज 0 एंड स्कैटर एंगल इज 180 डिग्री एंड द अल्फा पार्टिकल इज रिवर्स बैक अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। अब हम आते हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशन। अगेन थ्योरी है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड आपको मैंने कहा था पढ़ लेना है ना। वही है कि अगर न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो अरे इलेक्ट्रॉन तो एक समय के बाद रिटार्डेट करेगी एनर्जी, और बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रिटार्डेशन होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा, वो करते करते एक समय आएगा कि वो एटम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगी, तो एटम बिकम अनस्टेबल। ये इसका ड्रॉबैक है। इसमें देखो 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा इन जॉर्ज मैडिसन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम मोमेंटरली एट रेस्ट एंड रिवर्स इस डायरेक्शन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है, ये कन्वर्जन याद रख लेना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ जूल। एक तो ये ज़रूरत याद रखना है। तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 1.6 इंटू 10⁻³ जूल, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। और गोल्ड पार्टिकल लिया गया है तो उसकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है ना 79 क्या होता है गोल्ड का, तो ठीक है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर या मास? है ना, जेड एटॉमिक नंबर ही होगा, ऊपर है ना, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या निकालना है वैसे? आर नॉट चाहिए, तो उसके लिए आपको हमको लगता है इसी वाले फॉर्मूले से बनेगा जो अभी हमारा बीटा वाला फॉर्मूला था, बी वाला। क्या था बी का फॉर्मूला? तो क्लोजेस्ट अप्रोच का यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स जेड ई स्क्वायर अपॉन के। ये दिया है क्लोजेस्ट एप का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। और एक और फॉर्मूले का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इसी जगह हाफ एम्बियर रख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, कुछ खास नहीं है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो यहाँ से पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। जेड है, ई है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी निकलेगा हाफ एम बी स्क्वायर से, हाफ एम बी स्क्वायर से निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है हमारे पास, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला देखो एक और। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट, है ना। इसी से ये वाला बना है फॉर्मूला ये। तो ये तो गिवन है हमारे पास। जेड आपका हो जाएगा 79 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी में पुट कर देना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹।
यहाँ पर रखने के लिए, है ना। तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 79, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर और 7.7 इंटू 1.6 10⁻13। अब सारा खेल है इसको सॉल्व करना, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मिनिमाइज दिस। इसको मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। वही करोगे, क्या करोगे, बेस्ट वही है, एक्सपोनेंट वाला को एक तरफ लो, नॉन एक्सपोनेंट को एक तरफ लो, जितना हो सकता आखिर तक करो। अगर होता तो ठीक है, नहीं तो फिर मीटर। इसके बाद हमारा शुरू हो रहा है, टॉपिक का नाम है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये है ना 12.16। क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, पढ़ते हैं इसको। कितने टॉपिक है टोटल देखना है इसमें, ऐसा लग रहा था आपसे। बोहर चलो ठीक है, क्वांटाइजेशन कंडीशन, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज कर लेते 10 तक। क्या कहता है ये कि कंसिडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around the nucleus of atom according to de Broglie hypothesis। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर, हैंस द सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये ना उसमें पढ़े होगे ना, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ये उसमें भी डुअल नेचर में भी आएगा, और पिछले साल भी पढ़े होगे डी ब्रॉगली, हाँ, वेव थ्योरी में। तो पूजा आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो? मिल गया? कहाँ था? किधर? पूरा निकाला है मैंने कबाड़, ये गया कैसे यहाँ? मुझे भी नहीं पता, ये पूरा मैंने साफ किया है, देखो एक एक। करना धीरज सर को चाहिए। ये बताया किसने है? ये मैं बताऊँ, ये तो पेपर्स होंगे ना। पेपर के साथ गया हो, ये पूरा निकाला था मैंने। मैं समझ गया, वो पेपर के साथ है। अरे 4.5 धीरज सर को चाहिए आप। मैं दे दूंगा, कोई नहीं, कर लो। अब तो लगा तो दो, क्या लगाऊं? राउटर लाए हो तो। हाँ वो तो नहीं है। ये सब हटाया हूँ मैं, वो यहीं पे पड़ा हुआ था। तो देखो, अगर ये ले जाएगा बच्चा चलाएगा कैसे इसके बिना माइक? मेरे को लगता है बच्चे फेंके ना हो बस। नहीं। तो जो टोटल सरकमफ्रेंस 2πr, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये कहाँ से आएगा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से, ठीक है। ये डुअल नेचर में भी है, इसी साल डुअल नेचर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी है ये डी ब्रॉगली वेव लेंथ, डी ब्रॉगली वेव लेंथ। अब इसमें एक चीज और है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन m इंटू वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, तो इन दोनों को कम इक्वल कर दो, मतलब कंपेयर कर दो, लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो बाई 1 and 2 वी गेट L इज इक्वल टू, L एंगुलर मोमेंटम, है ना, L इज एंगुलर मोमेंटम, वो होता है हमारा, इसको अभी मत लिखो, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये बन रहा है आपका 2πr इज इक्वल टू NH/mv, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम होता है आपका लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, यानी mvr, मतलब डिस्टेंस जगह r रख दिया। तो mv ये रहा, तो कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करा जाए यहाँ से। mv यहाँ से बना सकते हैं ना, mv को लाके यहाँ पे रखते हैं, तो mv की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH/2πr, इसको लाके रख देंगे, तो L इज इक्वल टू आ गया आपका NH/2π, where n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना। n की वैल्यू आपकी होगी 1 से लेके n तक। दिस इज फेमस बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, इसको बोला गया बोहर क्वांटाइजेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया L इज इक्वल टू NH/2π, दिस इज द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। Thus only those circular orbit can be allow stationary state of electron in which angular momentum is integral multiple of h/2π, है ना, h/2π। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट।
इसके बाद आपका आता है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये पुरानी कहानी सारा है ना, क्वांटाइजेशन कंडीशन तो बता ही दिया, नेचर बता दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट सब ठीक है। हमें पढ़ेंगे बोहर हाइपोथेसिस हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। सो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या है ये, इसमें एक यहाँ पे वो लगा कूलम्स लॉ लगा है। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज Ze, पॉजिटिव चार्ज Ze and single electron E which revolve around circular orbit of radius r. Here Z is the atomic number for hydrogen. Z is atomic number for hydrogen. The electrostatic force between two, that is वो था ना F is equal to K times Q1 Q2 upon R square. तो इसका रेडियस मान लेते हैं ये R, तो यहाँ से फोर्स लग जाएगा आपका कूलम्स लॉ के हिसाब से Ze into E upon R square, that is K times Ze square upon R square. To keep electron moving, यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा, that is सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगेगा? जो कि इस फोर्स के बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर होगा। तो सेकंड सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो लगेगा वो लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है ये, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपका mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन r, तो r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन mv। तो हाइड्रोजन में जो रेडियस आएगी वो ये आएगी, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन mv square. This is the radius of hydrogen atom, where m is the mass of electron, v is the speed and r is the orbital radius. अब यहाँ से अगर बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करें एंगुलर मोमेंटम में, तो r के जगह पर हम ये रख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना है वेलोसिटी का, v का। तो फ्रॉम द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, बोहर्स quantization condition for angular momentum L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi। इसको थोड़ा सा और अरेंज किया गया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया NH अपॉन 2 पाई mv, है ना, एक ये बना। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 r और एक बार और r का बना ये, है ना, ये इक्वेशन को बोला गया ये 2 और ये 3, इन दोनों को कंपेयर किया गया, इन दोनों को। तो यहाँ से v का इक्वेशन निकला है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। यहाँ से v का इक्वेशन निकल गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गई हाइड्रोजन एटम में, है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गई हाइड्रोजन एटम में। बड़े सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, इनको सबको लिखना पड़ेगा, है ना। एक और फॉर्मूला बना, फिर से v रख के फिर r का एक और फॉर्मूला बना, r का एक फॉर्मूला ये बन गया और एक और r का फॉर्मूला बना, दैट इज n स्क्वायर h अपॉन 4 पाई m के जेड ई स्क्वायर, एक और फॉर्मूला बन गया, है ना। Clearly the radius of the permitted orbit are proportional to n square, increasing the ratio of 1:4:9:16. The parameter n is called principal quantum number. The radius of innermost orbit of hydrogen atom is called Bohr radii and can be determined by putting z is equal to 1, n is equal to 1 in equation 5। इस वाले इक्वेशन में n की वैल्यू क्या रखनी है 1 और z की वैल्यू रखनी है 1, तो r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी h अपॉन 4 पाई m के ई स्क्वायर। ये जो रेडियस मिलेगी इसको बोहर रेडियाई बोलते हैं ना, बोहर्स रेडियस। सारी वैल्यू भी पुट करके निकाला 0.53
एम मीन स्ट्रॉन्ग, है ना। ये स्मॉल के क्या है? स्मॉल के वो हो गया कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹। एफ के फॉर्मूले में होता है ना 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी जगह पर हम के लिखते हैं कूलम्स लॉ में, है ना। वही है। तो एक्चुअली मेरे को ना ऑनलाइन जाना था, ये राउटर था ही नहीं। अब रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन में क्या अपलोड करने का झंझट नहीं है, सीधे ऐप पे रहता है। कोई बात नहीं, बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेंगे और क्या। इसके बाद क्या है? सर इसमें चार्ज हमने लिया है इलेक्ट्रॉन का लिया ना 1.6। इसके अंदर हमने ZE लिखा है, F = K × कहाँ Z पे, × कहाँ पे? E, ये फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, ZE², Z एटॉमिक नंबर हो गया। हाँ, और E² कैसे आया? देखो, एक तो यहाँ देखो इसका चार्ज लिखा हुआ कि ZE है, क्या है? एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बना Q1 और ये बना आपका Q2। आगे E² कैसे आया है, या Z कैसे लिया गया है? हाँ सर, वो ZE क्यों लिया है हमने चार्ज उसका, न्यूक्लियस का? पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिखा है ना कि द न्यूक्लियस विथ पॉजिटिव चार्ज ZE। पॉजिटिव पे कितना चार्ज होगा? उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कैसे आएगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा एटम का और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज आ गया, इसलिए ZE लिया गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। इसके बाद क्या है? इसमें ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़े इस मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत होते हैं, छोटे 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 छोटे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देख लो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भर भर के फॉर्मूला मिलेगा यार, फॉर्मूला लिस्ट बना लेना। तो V = 2 पाई के ZE² NH, अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, है ना, पीछे कहीं पे, कहाँ है, ये रहा इसका। अब यहाँ पर Z की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। Z की वैल्यू 1 रखा गया, तो पुट द Z की वैल्यू 1, तो क्या बन रहा है ये? V = 2 पाई KE² अपॉन NH, और फिर C से मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया, तो 2 पाई KE² CH, C से मल्टीप्लाई करा गया, C से डिवाइड किया गया और N को बाहर ले लिया गया। ये पूरी वैल्यू जो है इसको बोला गया अल्फा, ठीक है, और इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। ये अल्फा है, क्या है? और इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया, V = अल्फा C अपॉन N। और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटेड है। इसकी वैल्यू है, याद रख लेना, 1/37, 1/37, केवल वैल्यू याद रख लेना। इसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 1/37। तो V का फॉर्मूला बन जाएगा 1/37 C अपॉन N। और अगर आप N नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसकी वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और इसकी वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं
तो V की वैल्यू होगी 1/37 इंटू सी तो V की वैल्यू होगी C/137, यानी C लाइट ऑफ स्पीड है, तो लाइट ऑफ स्पीड को 137 से डिवाइड कर दिया गया, तो जो स्पीड आई वो किसकी आई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आई, मतलब कम है ना, कम है। V इज इक्वल टू C/137, ठीक है, यानी कि 137 से मतलब कम है, लेस है। एनर्जी के लिए भी देख लो क्या है, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ऊपर दो लाइन पढ़ लेते हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट इज 1/137th of the speed of light in vacuum, while the speed of outer orbit inversely with n, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 करते जाओगे तो छोटी होती जाएगी, मतलब और बढ़ती जाएगी, वो डिनोमीटर बढ़ता जाएगा, स्पीड घटते जाएगी। एनर्जी की बात करें तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बाद nth ऑर्बिट जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास वो है आपका हाफ mv² इज इक्वल टू kZe²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज k टाइम्स q1 q2/r। ये कहाँ पे चैप्टर है, ये आपका जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है, चैप्टर 2 में, वहाँ पे हमने वर्क डन से इसको डिराइव किया था, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। इसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बना kZe अपॉन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन अपॉन r, दैट इज माइनस k टाइम्स Ze²/r। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो इनका एडिशन होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एडिशन होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना आया है सॉल्व करके, लास्ट में इसका रिजल्ट याद रखना है। सॉल्व करके आंसर आया है -2πr² mk²Z²e⁴n² और h²। ये आपकी टोटल, खतरनाक फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहो। हाँ, फॉर्मूले बड़े खतरनाक आ रहे हैं यार। एटम्स बड़ी खतरनाक ये सारे फॉर्मूले सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सोचो कुछ और एटम लेंगे, फिर जेड की वैल्यू 1 2 रखेंगे और क्या, उसके एटॉमिक नंबर रखेंगे। सोडियम के अगर लेना तो एन के जेड की जगह 11 रखेंगे, है ना, सभी एटम के लिए है। सोडियम के लिए, अरे उसके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के थ्रू प्रूफ किया गया, क्योंकि छोटा पड़ेगा ना, एन वैल्यू 1 हो जाएगी। एटम कहाँ चला गया, ये रहा, कुछ खतरनाक है। याद करना पड़ेगा, है ये फॉर्मूला। क्वेश्चन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पूछते हैं या फिर कोई भी एटम के लिए पूछ लेगा? क्वेश्चन यार किसी भी एटम के लिए पूछा सकता है, एटॉमिक नंबर देके। आ रखा है ना, यहाँ पे बुक पड़ी थी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल है ना, ये है पूरा सिलेबस में पूरा। इसके बाद एक स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें एक सीरीज आती है, हाँ, लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज एंड पेस्टन सीरीज, ये है ना, ये आता है। समझते हैं क्या है ये। टॉपिक 12.9
है खतरनाक टॉपिक नहीं, चैप्टर तो काफ़ी आसान समझा था मैंने इसको। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें फॉर बोहर थ्योरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई आर स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पे पावर 4। अब मैं समझा मॉडर्न फिजिक्स बच्चे छोड़ते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। ह्यूमन ब्रेन थोड़ी ना एकदम याद ही कर लेगा, ये कैसे याद होगा यार। According to Bohr frequency condition, whenever electron make a transition from higher energy level N2 to lower energy level, the difference energy appear in the form of photon। मतलब जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी लॉस होगा, है ना। अब वो एनर्जी लॉस होगा फोटोन के फॉर्म में। फोटोन उसमें डुअल नेचर में लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट। और कितना एनर्जी होता है उसके पास, h इंटू वी, दैट इज प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू फ्रिक्वेंसी। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपेयर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड। तो कितनी एनर्जी होती है फोटोन के पास, वो होती है प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये होगा डिफरेंस बिटवीन अपर लेवल टू लोअर लेवल, है ना। तो मान लो यहाँ से ये N2 है ऑर्बिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आता है N1 में, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो होगा hv, जो कि इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन आया है बड़ा खतरनाक सा। सारा वैल्यू पुट करने के बाद तो सीधे रिलेशन लिख रहा हूँ, बुक में दिया हुआ है, आप देख लेना। 2 पाई m k स्क्वायर, ये तो पक्का नहीं याद होगा बच्चों को, समझ गया मैं। h3 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 n2 क्या है, ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट है। ये फ्रीक्वेंसी का हुआ, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वेलोसिटी जैसा लिखता है देखने में, तो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है। स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है। देयरफॉर वेव नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे बार, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। इसी फॉर्मूले में सी से डिवाइड करेंगे तो एक और फॉर्मूला आया बड़ा प्यारा सा, बड़ा गंदा सा, 2 पाई आर स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 सी एच क्यूब ब्रैकेट में 1n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इस पूरी वैल्यू को कैपिटल R से लिखा, रिप्रेजेंट किया इसको रायबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये रेडबर्ग कांस्टेंट, इसे रेड उठा लिया मैंने, R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट नाम से जाना जाता था। हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला बना R टाइम्स ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 1, वैल्यू देनी चाहिए पेपर में, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है। तो इसकी वैल्यू है R की, दैट इज 1.0973 इंटू 10⁻⁻7 माइनस मीटर। ये है आपका रेडबर्ग। और द अबव इक्वेशन इज रेडबर्ग फॉर्मूला, इसको रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। The formula indicate that radiation emitted by excited hydrogen atom consists of certain specific wavelength or frequency, the value of which depend on the quantum number, that is n1, n2. As shown in figure 12.11, the origin of various series in the hydrogen spectrum can be explained. पहला है Lyman series,
तो ये क्या होगा जब एनर्जी N1 1 हो और N2 जो है 2 से 4 हो। बलमन सीरीज कब होगा? जब N2 3 से चालू हो और N1 2 हो, है ना। और पसमन सीरीज कब चालू होगा? जब N1 3 हो और N2 4 से शुरू हो, है ना। इस सीरीज का नाम दिया गया जो ये बन रहा है ना, ऑर्बिट वाला फॉर्म में। एंड ब्रैकेटलेट सीरीज जो है N1 4 से शुरू हो और N2 5 से शुरू हो। और पी फंड सीरीज जो है N1 5 से शुरू हो और N2 6 से शुरू हो। The greatness of Bohr theory lies in the fact that it is not only successful explain the already known series of Lyman, Balmer, Paschen, but also predict two new series in the infrared region, which were later discovered by the Bracelet and Pfund. The Neil Bohr was awarded the Nobel Prize in the physics of this work. कितना आसान फिजिक्स हम लोग पढ़ते थे। बोहर मॉडल, ये है बोहर मॉडल। इतना गंदा तो बहुत ही गंदा है यार। यू लाइक, यहाँ की यू लाइक नहीं दिख रही। मैं क्वेश्चन देखता। जिज्ञासा के पास रुको, जिज्ञासा सुना था। जिज्ञासा बेटा यू लाइक लेके आना। ठीक है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन का कुछ है, ये बनाया गया है। इसको देखा जाए एक बार किसी सिलेबस के माध्यम से। क्या ये पूछा गया है कि नहीं? नहीं पूछा गया होगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। नेट क्यों नहीं आ रहा है यार? नहीं, बनाने को नहीं पूछा गया, लेकिन इस सीरीज़ के बारे में तो है सिलेबस में। सीरीज़ के बारे में तो है सिलेबस में। लेमन सीरीज़, बल्मर सीरीज़। हाँ जी बच्चे, क्लास है बच्चे। हेलो, यस सर। कहाँ? ओले ठीक है। 9:30 बजे सर। 9:30 सर। 9:30 सर। ओके चलो ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं अभी मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। सो लेमन सीरीज़ ये सब के बारे में तो है सिलेबस में भाई, है ना। इसके इसमें है। ठीक है। साइंस मैसेज एट 9:30 PM टुडे। वेलमर सीरीज़ भी है सिलेबस में, ये भी पूछा है। बस ये बनाने को ले यार, बनाने को भी आया है पेपर में। ये बनाने को भी आएगा इतना? अरे भैया 2009 में आया था, अब नहीं आएगा। फोटोन विद द कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आर मेड टू पास थ्रू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। द ट्रांजिशन शो हेयर इंडिकेट 3 द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बेशन लाइन इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये अब नहीं आना चाहिए, बेकार है ये। पक, ये नहीं आएगा। है ना, 14 में आया ना। ये फिर बनाना सीखना पड़ेगा फिर। ये जो बना है ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन टॉपिक 12.10। चलो बनाते हैं और क्या, फिर बनाओ बनाओ और क्या। चलो बनाते हैं। आज का ये आखिरी टॉपिक, इसी के साथ काफ़ी बड़ा टॉपिक लेके चलते बनाते हैं। हाँ ना, तो बनाते हैं और क्या, बनाते हैं भाई। थैंक्स टू केमिस्ट्री, कुछ तो फिजिक्स में हेल्प हो रही है। नहीं तो ऐसे चीज़ें आ जाए बड़ा दिमाग ख़राब करेंगे। डायग्राम फॉर हाइड्रोजन बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, पढ़ो और इसको बनाओ। सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या? हाँ तो फिर बनाओ, पढ़ो। हाँ देखो 11 भी हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी। ठीक है, इसको बनाओ क्योंकि ये केमिस्ट्री का है, हमें तो आता भी नहीं, इसको बनाना पड़ेगा पढ़ पढ़ के। ये मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ पढ़ के। जो थ्योरी होती है ना, है ही ऐसा चैप्टर, क्या करूँ। कुछ कॉन्सेप्ट बेस होता है, समझ भी आता है। ये जो चैप्टर है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, हो गया डुअल नेचर, हो गया, ये सब तो ऐसे ही पढ़ना है, सलोरा के थ्रू ही पढ़ना है। बाकी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो तो कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो वो ऑप्टिक्स हो गया है,
वेव ऑप्टिक्स हो गया, सब कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो उसके लिए तो चलो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा देता हूँ मैं, इसको रोक दिया जाए।